हेलो एवरीवन, मैं राहुल मिश्रा यूट्यूब चैनल दीपाई आर स्क्वायर में आज आप लोगों के साथ में अप्रैल मंथ के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये दो पार्ट में ये वीडियो आने वाला है। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और इस पार्ट 2 में हम लोग आगे के 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसी चैनल पर हम लोग हर महीने के करंट अफेयर्स का डिस्कशन करते हैं। हम लोग हर महीने के बैंकिंग एंड फाइनेंस अवेयरनेस के भी डिस्कशन करते हैं। उसकी PDF वगैरह भी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है और सबकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। ठीक है, तो आप लोग जाकर उस प्लेलिस्ट में उन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। और पिछला जो हमारा पार्ट 1 का वीडियो था करंट अफेयर्स का, उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग उसका जाकर देख लीजिएगा वहाँ से। ठीक है, और अगर इन करंट अफेयर्स की PDF की बात करें, हम लोग टॉप 100 करंट अफेयर्स की PDF जो है, तो इसको जो है हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पर या फिर फेसबुक ग्रुप पर कहीं ना कहीं हम लोग इसको अपलोड कर देंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, फेसबुक ग्रुप भी है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, सारी चीज़ें हैं और सबका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग देखिए, जहाँ से आप लोग इजीली कनेक्ट हो सकें वहीं से इजीली आप लोग कनेक्ट होकर इसकी PDF वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, और रही बात इस वीडियो की, तो जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, यहाँ पर मैं फिर से बोलूँगा कि आप लोग थोड़ा सा एक्टिव मोड में आइए और मुरारी बापू की कथा के तरीके से इसको मत सुनिए कि आप लोग आराम से कथा के तरीके से सुन रहे हैं और फिर चले जा रहे हैं। उस केस में क्या होगा कि आप लोगों को लगेगा कि आप लोगों ने बहुत पढ़ाई की, बहुत सारी वीडियोज़ वगैरह देखे, लेकिन फिर आप लोगों को एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उसका कोई फायदा नहीं रहने वाला है। कथा की तरीके से मत सुनिए। रामायण महाभारत खत्म हो चुका है, अब उस जोन से थोड़ा बाहर आइए। ठीक है, जितना भी वीडियो आप लोगों के सामने, जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए, उसका आंसर खुद से देने की कोशिश करिएगा। आंसर सही हो रहा है या गलत हो रहा है, ये चीज़ें मैटर नहीं करेंगी, लेकिन आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है, जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा उतनी देर में आप लोगों को आंसर दे देना है। गलत हो या सही हो, ये मैं बार बार बोलता हूँ, ये चीज़ें मैटर नहीं करेंगी। सही आंसर तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन आप लोग अगर गलत भी आंसर पता है तो आप लोग आंसर दीजिए, मुंह से बोलिए, आवाज़ आप लोगों की निकलनी चाहिए। जहाँ पर आप लोग बैठे हैं, लेटे हैं, जिस भी कंडीशन में आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को जवाब देना है, आंसर करना है। ठीक है, चलिए बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, सीधे हम लोग क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने जैसे बताया था पहले, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग खुद से आंसर देने की कोशिश जरूर करिएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं रहने वाला है। चलिए देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हैकाथॉन व्हिच वाज लॉन्च्ड बाय द संजय धोत्रे टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ड्यू टू कोविड-19। उस हैकाथॉन का नाम क्या है जिसे संजय धोत्रे ने कोविड-19 के कारण होने वाली समस्याओं को हल करने के लिए लॉन्च किया था। और ये संजय धोत्रे कौन है, तो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट HRD एंड IT के मंत्री हैं ये। ठीक है, और इसमें पूछा गया है कि उस हैकाथॉन का नाम क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हैक द क्राइसिस इंडिया, ऑप्शन नंबर E। ऑप्शन नंबर E इसका आंसर हो जाएगा, हैक द क्राइसिस इंडिया। और इस हैकाथॉन का मकसद कोविड-19 से बचने के लिए नॉन मेडिकल सॉल्यूशंस को डेवलप करना है और विनर्स को जो है सपोर्ट करने के लिए इसमें 10 लाख रुपए तक की सहायता भी दी जाएगी। इस हैकाथॉन का जो विनर होगा उसको सपोर्ट करने के लिए 10 लाख रुपए की सहायता भी दी जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे इसमें क्या बोला गया है। द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी हैज़ पार्टनर्ड विद व्हिच कंपनी टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट सर्विस टू फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स। स्वास्थ्य कर्मचारियों को परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ने किस कंपनी के साथ में साझेदारी की है, इसमें पूछा गया और ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा उबर इंडिया, ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा उबर। NHA ने उबर के साथ में एक पार्टनरशिप किया है और जिसके तहत में फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को 24/7 फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर को 24/7 फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है प्रोवाइड कराई जाएगी। और उबर ने इस सर्विस को अभी कंटिन्यू करने के लिए जो है लगभग 150 से अधिक गाड़ियों को जो है मार्केट में उतार दिया है। इसके लिए जो है इनको हेल्प करने के लिए हेल्थ वर्कर्स की 150 गाड़ियों का जो है मार्केट में ला दिया है। जहाँ जहाँ पर कोरोना प्रभावित जो एरियाज़ हैं वहाँ पर उनको ये गाड़ियाँ प्रोवाइड कराई गई हैं। और उबर ने इस सर्विस को उबर मेडिक ट्रांसपोर्ट सर्विस का नाम दिया है। फिर से सुनिए, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि उबर ने जो ये सर्विस स्टार्ट की है अपनी हेल्थ वर्कर्स की हेल्प करने के लिए, उसको क्या नाम दिया गया है। तो उसका नाम क्या है, तो उबर ने अपनी इस सर्विस को जो है उबर मेडिक ट्रांसपोर्ट सर्विस का नाम दिया है। फिर से सुनिए, उबर मेडिक ट्रांसपोर्ट सर्विस का नाम दिया है। नेम द ऑपरेशन व्हिच वाज कंडक्टेड बाय द इंडियन एयरफोर्स टू ट्रांसपोर्ट 6.2 टन्स ऑफ इसेंशियल मेडिसिन टू द मालदीव्स। भारतीय वायुसेना द्वारा मालदीव में 6.2 टन आवश्यक दवाओं को भेजने के लिए किए गए ऑपरेशन का नाम बताइए। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा, अभी इंडिया ने जो है, भारतीय एयरफोर्स ने मालदीव को जो है 6.2 टन दवाइयाँ भेजी हुई हैं। और ये दवाइयाँ कौन से ऑपरेशन के तहत भेजी गई हैं, इसमें ये पूछा गया है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, ऑपरेशन संजीवनी।
ऑपरेशन संजीवनी के तहत में ये दवाइयाँ जो हैं 6.2 टन दवाइयाँ मालदीव को भेजी गई हैं, ठीक है। और ये जो ले जाने वाला जहाज़ था, कौन से जहाज़ से ये दवाइयाँ गई थी, तो उस एयरक्राफ्ट का नाम था C-130J एयरक्राफ्ट से ये दवाइयाँ ऑपरेशन संजीवनी के तहत में मालदीव को भेजी गई हैं। मालदीव की यहाँ पर बात हो रही है, तो मालदीव की कैपिटल जो है ये माले हो जाएगी। करेंसी की अगर हम लोग बात करेंगे तो मालदीवियन रुपया हो जाएगा। और अगर वहाँ के प्रेसिडेंट की हम लोग बात करेंगे तो इब्राहिम मोहम्मद सोलिह जो है वहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। हाउ मच अमाउंट रिलीज्ड बाय द होम मिनिस्टर अमित शाह टू ऑल स्टेट्स अंडर स्टेट डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड SDRMF फॉर 2020-21। गृह मंत्री अमित शाह ने 2020-21 के लिए राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष के तहत सभी राज्यों को कितनी राशि जारी की है। इसमें पूछा गया है कि होम मिनिस्टर ने SDRMF के तहत में स्टेट्स को कितने फंड ग्रांट किए हुए हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 11,092 करोड़। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये ई, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 11,092 करोड़ रुपए जो है राज्यों के लिए जारी किए हैं। कोरोना से डील करने के लिए राहत के रूप में ये अमाउंट जो है 14 राज्यों के लिए जारी किया गया है। 14 राज्यों के लिए जारी किया गया है। और आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि इंडिया में कितने स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरेटरी हैं। कितने स्टेट और कितनी यूनियन टेरेटरी इंडिया में है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, उसमें क्या पूछा गया है। व्हाट इज द परसेंटेज कट इन द सैलरीज ऑफ ऑल MPs, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 एज अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए मंत्रिमंडल ने सभी सांसदों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की है। इसमें पूछा गया है कि कोविड-19 की वजह से जो है राज्यपाल, सांसद, प्रधान, वाइस प्रेसिडेंट, इनके जो वेतन है इनमें कितनी कटौती की गई, इसमें ये पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा 30%। ऑप्शन नंबर डी, इनके वेतन में जो है 30% की कटौती की गई है। और यह 1 अप्रैल से ही लागू कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2020 से ही ये लागू कर दिया गया है। और वेतन में कटौती के साथ साथ में MP लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम को भी 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। फिर से सुनिए आप लोग, सांसदों के वेतन में तो कटौती की ही गई है, उसके साथ साथ में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर्स के भी वेतन में कटौती की गई 30% की। और इसके साथ साथ में MP लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम को भी 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, जिससे कि इस पैसे का उपयोग जो है कोविड-19 से फाइट करने में किया जा सके, ठीक है। और इस स्कीम के तहत में जो है सांसदों को 10 करोड़ रुपए जो है दिए जाते थे। जिस अभी जो बात हो रही है MP लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, इसके तहत में सभी सांसदों को लगभग 10 करोड़ रुपए दिए जाते थे अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए। अब क्योंकि इसको सस्पेंड कर दिया गया है, अब इस फंड को भी सस्पेंड कर दिया गया है, तो इसके तहत में जो भी पैसे बचेंगे अब लगभग 7900 करोड़ रुपए जो है लगभग ये बचेंगे। इसका उपयोग जो है अभी कोरोना से फाइट करने में किया जाएगा। विच इंडियन स्टेट यूनियन टेरेटरी हैज़ अनाउंस्ड ए 5T प्लान टू कंट्रोल कोविड-19। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए 5T योजना की घोषणा की है। यहाँ पर ये 2 बार विच नहीं होगा, ये काटना है आप लोगों को, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि कौन से राज्य ने, कौन से भारतीय राज्य ने या केंद्र शासित राज्य ने कोरोना से लड़ने के लिए, कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए 5T प्लान को जो है इसका लॉन्च किया हुआ है, अपने स्टेट में इसका अनाउंसमेंट किया हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में CM अरविंद केजरीवाल ने कोरोना को फैलने से रोकने के लिए 5T प्लान जो है इसका अनाउंसमेंट किया हुआ है। और ये 5T कौन कौन से हैं? टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क, ट्रेसिंग एंड मॉनिटरिंग। ये 5Ts हैं जिसका अनाउंसमेंट जो है CM अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया हुआ है। यहाँ पर बात दिल्ली की हो रही है तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है अनिल बैजल जी हो जाएंगे। और 5T प्लान लॉन्च करने के साथ साथ में ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के 21 कंटेनमेंट एरियाज़ में ऑपरेशन शील्ड भी जो है लॉन्च किया हुआ है। 21 कंटेनमेंट एरियाज़ में ऑपरेशन शील्ड भी लॉन्च किया हुआ है। और इसके तहत में इन एरियाज़ को सील कर दिया गया है, लोगों को होम क्वारंटीन किया जा रहा है, लोगों को आइसोलेट करके सैनिटाइजेशन की भी व्यवस्था की गई, ठीक है। और ऑपरेशन शील्ड क्या है? सीलिंग, होम क्वारंटीन, आइसोलेट, इसेंशियल सप्लाई ऑफ कमोडिटी, लोकल सैनिटाइजेशन, और डी का मतलब होगा डोर टू डोर हेल्थ चेकअप्स, ठीक है। तो साथ साथ में आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि दोनों चीज़ें आप लोग एक साथ याद रखिए। दिल्ली में ही 5T प्लान लॉन्च किया गया है और दिल्ली में ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा ऑपरेशन शील्ड भी जो है इसका अनाउंसमेंट भी किया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन सिटी रैंक्ड एज टॉप स्मार्ट सिटी इन इंडिया फॉर इट्स एग्जीक्यूशन ऑफ स्मार्ट प्रोजेक्ट
इन हैंडलिंग कोविड-19 पेंडेमिक। कोविड-19 महामारी से निपटने में स्मार्ट परियोजनाओं के निष्पादन के लिए किस भारतीय शहर को भारत में शीर्ष स्मार्ट सिटी के रूप में स्थान दिया गया है, इसमें पूछा गया है और ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद इसका आंसर हो जाएगा। कोविड-19 महामारी के दौरान स्मार्ट प्रोजेक्ट के हैंडलिंग में अहमदाबाद को इंडिया का नंबर 1 स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है। अहमदाबाद की रैंक जो है ये फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ द मोबाइल डॉक्टर बूथ दैट वाज डेवलप्ड बाय द वेस्ट सेंट्रल रेलवेज कोच रिहेबिलिटेशन वर्कशॉप CRWS। पश्चिम मध्य रेलवे के कोच पुनर्वास कार्यशाला द्वारा विकसित किए गए मोबाइल डॉक्टर बूथ का क्या नाम है। इसमें पूछा गया है कि उस मोबाइल डॉक्टर बूथ का क्या नाम है जो कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे के कोच रिहेबिलिटेशन वर्कशॉप के द्वारा डेवलप किया गया है। और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा चरक, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी चरक इसका आंसर हो जाएगा। ये वर्कशॉप जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है और इसने जो है चरक नाम से एक मोबाइल डॉक्टर बूथ का निर्माण किया हुआ है। इस बूथ का मेन उद्देश्य जो हो जाएगा डॉक्टर्स को और कोरोना पेशेंट के बीच में एक फिजिकल जो कांटेक्ट होता है उसको ख़त्म करना रहेगा। रेलवे कंपार्टमेंट में ही एक बैरियर चैम्बर बना दिया गया है जिसमें डॉक्टर्स बैठकर पेशेंट का इलाज कर सकेंगे और वो एक दूसरे के कांटेक्ट में भी नहीं आ पाएंगे। और यहाँ पर इंडियन रेलवे की बात हो रही है तो रेलवे मिनिस्टर कौन हो जाएगा, पीयूष गोयल जो है वो रेलवे मिनिस्टर हो जाएंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड अलॉन्ग विद व्हिच वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड द ब्रेक द चेन कैंपेन टू कम्बैट कोविड-19। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने किस विश्व संगठन के साथ में मिलकर कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए ब्रेक द चेन अभियान शुरू किया हुआ है। इसमें पूछा गया है कि हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ने किस विश्व संगठन के साथ में मिलकर कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए ब्रेक द चेन कैंपेन शुरू किया हुआ है। और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा यूनिसेफ। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये बी। ऑप्शन नंबर बी यूनिसेफ इसका आंसर हो जाएगा। यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ठीक है। यूनिसेफ का मतलब क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, तो न्यूयॉर्क USA। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में हो जाएगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और यूनिसेफ ने मिलकर ब्रेक द चेन नाम से एक कैंपेन लॉन्च किया हुआ है और ये कैंपेन जो है 3 थीम पर आधारित है। इसके लिए 3 थीम्स बनाई गई हैं। कौन कौन सी थीम है, सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरी है हैंड वॉशिंग और तीसरी है जेनरसिटी। 3 ये थीम बनाई गई हैं। इन्हीं 3 थीमों पर जो है ये अभियान जो है ये शुरू किया गया है, ब्रेक द चेन, ठीक है। और इस कैंपेन का उद्देश्य लोगों को कोविड-19 के बारे में बताना है, उन्हें अवेयर करना है, उनको एम्पावर करना है और उन्हें प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद यूनिसेफ एंड WHO लॉन्च्ड ए डिजिटल कैंपेन टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ ट्राइबल गैदरर्स, ठीक है। किस संगठन ने यूनिसेफ और WHO के साथ में मिलकर जनजातीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक डिजिटल अभियान शुरू किया है। और ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ट्राइफेड, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ट्राइफेड इसका आंसर हो जाएगा। ट्राइफेड यानी कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। फिर से सुनिए आप लोग, ट्राइफेड का क्या मतलब हो जाएगा, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ट्राइफेड, यूनिसेफ और WHO ने मिलकर ट्राइबल्स की वर्क सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए एक डिजिटल कैंपेन जो है इसको लॉन्च किया हुआ है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से इन ट्राइबल्स को जो है डूज और डोंट्स के बारे में बताया जाएगा। इन्हें ये बताया जाएगा कि क्या करना है, कोविड-19 से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में इनको बताया जाएगा। और यह सब कुछ जो है डिजिटली सोशल मीडिया के माध्यम से, वेबिनार्स के माध्यम से और डिजिटल मल्टीमीडिया कंटेंट के माध्यम से किया जाएगा। और यहाँ पर बात हुई है ट्राइफेड की, तो ट्राइफेड का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा। अगर हम लोग ट्राइफेड के हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो नई दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और ये जो ट्राइफेड है ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत काम करती है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर काम करती है। व्हिच इंडियन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च दी भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन। किस भारतीय मंत्रालय ने भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान शुरू किया है। और इसका जो आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ HRD। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी। ऑप्शन नंबर डी मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेनिंग जो है इसको लॉन्च किया हुआ है। HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन को लॉन्च किया हुआ है। और इसकी टारगेट ऑडियंस जो है ये टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और इसमें देश भर के एजुकेटर्स से
ऑनलाइन एजुकेटर्स से इनसे पूछा जाएगा कि ऑनलाइन एजुकेशन में क्या क्या ऑब्स्टेकल हैं, क्या क्या ऑब्स्टेकल आते हैं और उसको सुधार कैसे किए जाए, इसके लिए आइडियाज़ मांगे गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर बात हुई है रमेश पोखरियाल निशंक की, ये हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या हो जाएगी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वे हरिद्वार उत्तराखंड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या पूछा गया है। एज पर द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी CMIE डाटा, व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया ड्यूरिंग March 30 to April 5, 2020। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी CMIE के अनुसार मार्च 30 से 5 अप्रैल 2020 के दौरान भारत में बेरोजगारी दर क्या है। इसमें पूछा गया है कि 30 मार्च से 5 अप्रैल के दौरान जो है इंडिया में बेरोजगारी दर क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 23.4, ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा 23.4%। ठीक है, CMIE के अनुसार 30 मार्च से 5 अप्रैल 2020 तक कोविड-19 की वजह से जॉबलेस रेट जो है ये बढ़कर 23.4% हो गई है, जबकि मार्च स्टार्टिंग में यह रेट जो था 8.7% था। मार्च के स्टार्टिंग में यह रेट जो है 8.7% था, लेकिन मार्च खत्म होते होते हुए 30 मार्च से 5 अप्रैल के बीच में यह रेट जो है 8.7% से बढ़कर 23.4% हो गया है। ठीक है, और इसी के साथ साथ में LPR यानी कि लेबर पार्टिसिपेशन रेट भी जो है 41.9 से घटकर 36% हो गई है। पहले ये 41.9% हुआ करती थी, अब ये घटकर बाद में कोविड-19 की वजह से इन महीनों में ये घटकर 36% हो गई है। किसकी बात हो रही है? LPR की। LPR यानी कि लेबर पार्टिसिपेशन रेट। लेबर पार्टिसिपेशन रेट भी जो है 41.9% से घटकर 36% हो गया है। और ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की है, किसकी ये रिपोर्ट है, किसका ये डाटा था? तो इंडियन इकोनॉमी, ये किसका था? मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी का ये डाटा था। ठीक है, चलिए, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के अनुसार ये डाटा रिलीज किया गया था। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किस रिपोर्ट के अनुसार, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा कि किसकी रिपोर्ट थी। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी का ये डाटा था, जिसके अनुसार अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़कर 23.4% हो गया है। नेम द फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन इंडियन रेलवे विच इंस्टॉल्स सैनिटाइजिंग टनल्स। भारतीय रेलवे के प्रथम रेलवे स्टेशन का नाम बताइए जो सैनिटाइजिंग टनल स्थापित करता है। सैनिटाइजिंग टनल स्थापित करने वाले भारतीय रेलवे के पहले रेलवे स्टेशन का नाम बताना है, और इसका जो आंसर हो जाएगा अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन इसका आंसर हो जाएगा। अहमदाबाद जो है वो इंडियन रेलवे का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है जो कि अपने स्टेशन पर सैनिटाइजिंग टनल जो है स्थापित करता है। और अगर हम लोग बात करें चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड की, तो विनोद कुमार यादव। ठीक है, विनोद कुमार यादव जो है ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या पूछा गया है। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेस द ब्रेक द कोरोना चेन कैंपेन ऑन ग्राउंड जीरो ऑफ वेरियस इंडियन स्टेट्स। कौन सा संगठन विभिन्न भारतीय राज्यों में ग्राउंड जीरो पर ब्रेक द कोरोना चेन अभियान आयोजित करता है। इसमें पूछा गया है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने ब्रेक द कोरोना चेन नाम से एक कैंपेन को लॉन्च किया हुआ है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं, और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा इफ़को, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इफ़को इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इफ़को इसका आंसर हो जाएगा। इफ़को यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। फिर से सुनिए, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव। ठीक है, और इस कैंपेन के माध्यम से लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग, हेल्थी डाइट, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है, और साथ ही साथ में लोगों को विटामिन सी की टैबलेट्स वगैरह दी जा रही हैं। ठीक है, विटामिन सी की टैबलेट्स दी जा रही हैं, और मेडिकेटेड सोप भी इनको दिए जा रहे हैं, मास्क दिए जा रहे हैं, मेडिकल किट भी जो है ये सारी चीज़ें जो है इनको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद फिट इंडिया हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट एवर लाइव फिटनेस सेशंस फॉर स्कूल स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द लॉकडाउन। फिट इंडिया के साथ में मिलकर किस संगठन ने लॉकडाउन के दौरान स्कूली छात्रों के लिए पहली बार लाइव फिटनेस सत्र का आयोजन किया हुआ है। इसमें पूछा गया है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने फिट इंडिया के साथ में मिलकर स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट टाइम लाइव फिटनेस सेशंस का आयोजन किया है, और इसका जो आंसर हो जाएगा CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ऑप्शन नंबर ई। इसका आंसर हो जाएगा CBSE। ठीक है, 15 अप्रैल से 30 मई तक इसका आयोजन किया गया था। कब से कब तक? 15 अप्रैल से 3 मई, 30 नहीं 3 मई, मैंने गलत बोला था। 15 अप्रैल से
3 मई तक इसका आयोजन किया गया था। योगा आदि का लाइव सेशन जो है इसमें ऑर्गेनाइज किया गया था, बच्चों के लिए योगा वगैरह का जो है लाइव सेशन इसमें किया गया था। और अगर हम लोग बात करें फिट इंडिया मूवमेंट की अगर हम लोग बात करें तो ये कब लॉन्च हुआ था, तो ये 29 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इसे लॉन्च किया था। नेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट व्हिच इनिशिएटेड पूल टेस्टिंग फॉर कोविड-19 अप्रूव्ड बाय ICMR। उस प्रथम भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने कोविड-19 के लिए पूल परीक्षण शुरू किया हुआ है, और ये परीक्षण जो है इसके लिए ICMR की स्वीकृति मिल गई है। ठीक है, ऑप्शंस आप लोगों के सामने है, इसका आंसर देने की कोशिश करिए। तब तक हम लोग जानते हैं कि पूल टेस्टिंग क्या होती है। यहाँ पर एक टर्म यूज हो रहा है पूल टेस्टिंग। ठीक है, तो ये पूल टेस्टिंग क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग 10 लोगों का सैंपल लेते हैं, 10 या 20 जो भी मान लेते हैं, रैंडमली हम लोग मान लेते हैं, जैसे 50 लोगों का सैंपल हमने लिया और उन सैंपल्स को मिला दिया, 50 लोगों को अलग अलग से सैंपल ले लिया और उसको मिला दिया, फिर रैंडमली किसी एक का कोविड-19 का टेस्ट किया जाएगा, और अगर वह निगेटिव आ जाता है तो ये मान लिया जाएगा कि उन 50 लोगों का जो सैंपल है वो निगेटिव है, और अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो फिर ये मान लिया जाएगा कि सारे के सारे जो टेस्ट हैं, जितने भी सैंपल लिए गए हैं 50, उनका फिर से सबका इंडिविजुअली अलग से कोरोना टेस्ट किया जाएगा। तो इसी को जो है हम लोग पूल टेस्टिंग के नाम से जानते हैं। पूल टेस्टिंग में कई सारे लोगों का रैंडमली सैंपल ले लिया जाएगा, उनको मिला दिया जाएगा, फिर किसी एक का सैंपल का टेस्ट किया जाएगा। उसी सैंपल की टेस्टिंग पर सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। अगर वो निगेटिव आ रहा है तो मान लिया जाएगा कि सभी 50-60 या जितने भी लोगों का सैंपल लिया गया तो निगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव आ गया तो फिर रैंडमली नहीं, फिर जितने भी सैंपल लिए गए थे सबका टेस्ट किया जाएगा। इसी को हम लोग जो है पूल टेस्टिंग बोलते हैं। और इसका जो आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। ICMR ने भी उत्तर प्रदेश को कोविड-19 के पूल टेस्टिंग के लिए जो है अप्रूवल दे दिया है, और ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य बन गया। उत्तर प्रदेश पूल टेस्टिंग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसीलिए भी ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या पूछा गया है। व्हिच इंडियन मिनिस्ट्री हैज़ अनाउंस्ड द कोविड-19 ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ऑफ सार्क कंट्रीज। किस भारतीय मंत्रालय ने सार्क देशों के स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए कोविड-19 प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है? और ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने सार्क देशों के हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए कोविड-19 पर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने के लिए अनाउंसमेंट किया हुआ है। उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो शुरू किया हुआ है, और यह ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो 17 अप्रैल से शुरू किया गया। कब से शुरू किया गया? ये 17 अप्रैल से। ठीक है, 17 अप्रैल से ये जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया था, और यह ट्रेनिंग प्रोग्राम केंद्र सरकार की इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी कि ITEC, फिर से सुनिए, यह ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है केंद्र सरकार की इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के तहत में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है इनको कराया जा रहा है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो एस जयशंकर जो है ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। और अगर हम लोग बात करें मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो ये हो जाएंगे वी मुरलीधरन जो है ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछा गया है। व्हिच इंडियन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड द वेबिनार सीरीज नेम्ड देखो अपना देश। किस भारतीय मंत्रालय ने देखो अपना देश नाम से वेबिनार श्रृंखला शुरू की है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, और इसका जो आंसर होगा टूरिज्म मिनिस्ट्री, ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी, ऑप्शन नंबर सी टूरिज्म मिनिस्ट्री इसका आंसर हो जाएगा। और पहली सीरीज इसकी लॉन्च भी कर दी गई है, जिसका नाम है सिटी ऑफ सिटीज़ दिल्लीज पर्सनल डायरी। पहली सीरीज इसकी लॉन्च की गई है जिसका नाम है सिटी ऑफ सिटीज़ दिल्लीज पर्सनल डायरी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या पूछा गया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इसेंशियल commodities store which have been set up by the government under the PPE model during the lockdown। सरकार द्वारा PPP मॉडल के तहत लॉकडाउन के दौरान स्थापित किए गए आवश्यक वस्तुओं के भंडार का क्या नाम है? इसमें पूछा गया है कि सरकार ने कोविड-19 के दौरान PPT मॉडल के तहत में जो भी इसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए स्टोर खोले हैं उसका क्या नाम है, कौन से नाम से वो स्टोर खोले गए हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सुरक्षा स्टोर्स, ऑप्शन नंबर ई सुरक्षा स्टोर्स उसका नाम हो जाएगा। लॉकडाउन के दौरान डेली इसेंशियल्स को प्रोवाइड करने के लिए सरकार ने PPP मॉडल के तहत में
अगले 45 दिन के अंदर देश भर में, पूरे इंडिया में 20 लाख रिटेल शॉप खोलने का निर्णय लिया है। कितना? 20 लाख। अगले 45 दिन के अंदर पूरे देश भर में 20 लाख रिटेल शॉप खोलने का निर्णय लिया है। और ये शॉप जो है सुरक्षा स्टोर के नाम से जानेंगी। ये शॉप जो है सुरक्षा स्टोर के नाम से जानी जाएंगी। इसके तहत में जो भी आसपास के किराना स्टोर्स होंगे उनको सैनिटाइज्ड आउटलेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। 50 से ज़्यादा FMCG कंपनीज से कांटेक्ट किया गया है इसके लिए। 50 से भी ज़्यादा FMCG यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनीज से इसके लिए कांटेक्ट किया गया है। और इसके साथ साथ में कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने सुरक्षा सर्किल के सेटअप का भी अनाउंसमेंट किया हुआ है। ठीक है, सुरक्षा स्टोर के साथ साथ में सुरक्षा सर्किल के भी सेटअप का अनाउंसमेंट किया हुआ है। सुरक्षा सर्किल क्या है, ये कैसे काम करेगा? तो सुरक्षा सर्किल जो है इसके तहत में जो भी मुख्य मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होंगे, जो भी आसपास में लोकल के मुख्य मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होंगे, उनको कम से कम 10 SMEs, कम से कम 10 SMEs, स्मॉल मीडियम एंड एंटरप्राइजेस, ठीक है ना, कम से कम 10 SMEs को अडॉप्ट करना होगा। और साथ ही साथ में एक गांव को भी अडॉप्ट करना होगा। जो भी हमारे मेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होंगे आसपास में, उनको कम से कम 10 SMEs को और एक गांव को ही अडॉप्ट करना होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये सुरक्षा सर्किल खोले गए हैं। सुरक्षा स्टोर के साथ साथ में सुरक्षा सर्किल भी खोले गए हैं। सुरक्षा स्टोर और सुरक्षा सर्किल के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी चलाया जाएगा। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ इश्यूड द एडवाइजरी टू सेफ गार्ड प्राइवेट इंडिविजुअल्स फ्रॉम यूजिंग व्हिच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन। गृह मंत्रालय ने व्यक्तियों को किस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन का उपयोग करने से बचने के लिए सलाह जारी की है। अभी होम मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी जारी करके बताया है कि कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है जो सेफ़ नहीं, उसको यूज़ नहीं करना है, वो सिक्योरिटी पर्पज से सेफ़ नहीं। तो इसमें पूछा गया है कि उस ऐप का नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूम ऐप है वो। ठीक है, यह ऐप सेफ़ नहीं है। अगर आप लोग भी इसको अगर यूज़ करते हो तो आप लोग इसको इंस्टॉल कर दीजिए। ठीक है, और हाँ, थोड़ा सा टिकटॉक पे भी ध्यान दो, टिकटॉक को भी इंस्टॉल करो भाई साहब। ये सब कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं टिकटॉक पे लगे रहना। तो जूम ऐप को तो इंस्टॉल करो ही, साथ साथ में आप लोग टिकटॉक को भी इंस्टॉल करो। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे और उसमें क्या पूछा गया है उसको जानते हैं हम लोग। नेम द यूनियन कल्चर मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज हु हैज़ लॉन्च द नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ICH। केंद्रीय संस्कृति मंत्री इंडिपेंडेंट चार्ज, उनका नाम बताइए जिन्होंने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की राष्ट्रीय सूची लॉन्च की है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है और इसका जो आंसर हो जाएगा प्रहलाद सिंह पटेल, ऑप्शन नंबर सी, प्रहलाद सिंह पटेल इसका आंसर हो जाएगा। प्रहलाद सिंह पटेल जी ने नई दिल्ली में इस लिस्ट को लॉन्च किया और इसका मेन उद्देश्य जो है भारतीय राज्यों में स्थित इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स के बारे में लोगों को अवेयर कराना है, उन साइट्स की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। फिलहाल इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रहलाद सिंह पटेल। Which state become the first state in the country to carry out rapid testing for the COVID-19? कौन सा राज्य कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग करने वाला देश का पहला राज्य है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है रैपिड टेस्टिंग, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, तब तक आप लोग आंसर देने की कोशिश करिए। ठीक है, रैपिड टेस्टिंग क्या होती है? जैसे कि रैपिड टेस्टिंग का मतलब हो जाएगा जैसे डायबिटीज़ वगैरह की टेस्टिंग होती है, उसी तरीके से रैपिड टेस्टिंग होती है। जैसे डायबिटीज़ में केवल एक ही बूंद ब्लड से जो है तुरंत का तुरंत पता चल जाता है कि डायबिटीज़ है या नहीं। इसी तरीके से रैपिड टेस्ट कोरोना के लिए भी किया जाएगा, जिसमें ब्लड के एक ही बूंद से टेस्ट किया जाएगा और तुरंत का तुरंत ही पता चल जाएगा कि इस आदमी को कोरोना है कि नहीं। तुरंत तो कंफर्म नहीं होगा कि कोरोना है कि नहीं, लेकिन इनिशियल लेवल पर इतनी जानकारी जरूर मिल जाएगी कि आदमी सस्पेक्टफुल है या नहीं। अगर आदमी सस्पेक्टफुल होगा तो फिर जो है उसको इनिशियली आइसोलेट किया जा सकेगा, बाद में उसकी कोरोना की प्रॉपर टेस्टिंग होगी। उसकी कोरोना की तो प्रॉपर टेस्टिंग बाद में होगी, लेकिन इस रैपिड टेस्टिंग के माध्यम से बस इतना ही पता चल पाएगा कि ये आदमी जो है इसमें कोरोना के सिम्टम्स पाए जा सकते हैं कि नहीं। थोड़ा बहुत इनिशियली पता चल पाएगा। फिर उससे क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर इनिशियली पता चलता है कि पता चल जाता है कि अगर इस आदमी के अंदर कोरोना पाया जा सकता है तो उसको तुरंत का तुरंत आइसोलेट कर दिया जाएगा, उसको तुरंत का तुरंत होम क्वारंटीन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए इसमें पूछा गया कि कौन सा राज्य है जो कि रैपिड टेस्टिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा। रैपिड टेस्टिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान। और अभी पिछले क्वेश्चंस में हम लोगों ने डिस्कस किया था पूल टेस्टिंग के बारे में।
पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। पूल टेस्टिंग क्या होती है वहाँ पर मैंने आप लोगों को समझा दिया था, यहाँ पर दोबारा रिपीट नहीं करूँगा चीज़ों को, आप लोग वहाँ पर सुन लिए होंगे ध्यान से। अगर नहीं सुने हैं तो आप लोग जाकर वीडियो पीछे करके उसको आप लोग देख सकते हैं। तो ये डिफरेंस आप लोग समझिएगा कि क्या होता है रैपिड टेस्टिंग, ठीक है, रैपिड टेस्टिंग क्या होता है और क्या होता है पूल टेस्टिंग। क्वेश्चन पढ़ के ढंग से आप लोग ध्यान से तभी आंसर लगाइएगा। अगर रैपिड टेस्टिंग के लिए पूछा जाएगा तो राजस्थान हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, और अगर पूल टेस्टिंग की बात की जाएगी तो उत्तर प्रदेश। देश में पूल टेस्टिंग स्टार्ट करने वाला पहला राज्य जो है उत्तर प्रदेश, रैपिड टेस्टिंग स्टार्ट करने वाला कोरोना के लिए ये राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें क्या पूछा गया है। दी हंगप्पन दादा ब्रिज ओवर रिवर सुबनसिरी इज लोकेटेड इन व्हिच इंडियन स्टेट। सुबनसिरी नदी पर बना हंगप्पन दादा ब्रिज भारत के किस राज्य में स्थित है? इसमें पूछा गया है कि ये ब्रिज जो है हंगप्पन दादा ब्रिज ये कौन से राज्य में स्थित है, ये इसमें पूछा गया है, और ये कौन सी नदी पर बना है ये इसमें बता दिया गया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से और ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन हमको क्वेश्चन से भी मिलती हैं, ठीक है। तो आप लोगों से अगर ये पूछा जाता है कि हंगप्पन दादा ब्रिज कौन सी नदी पे बना है तो सुबनसिरी नदी पर ये बना है, लेकिन इसमें पूछा गया है कि सुबनसिरी नदी पर हंगप्पन दादा ब्रिज जो बना है वो कौन से राज्य में स्थित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी मरम्मत की, ठीक है। BRO ने अभी इसके मरम्मत का काम किया था। ये 430 फीट लंबा ब्रिज है। BRO ने अभी इस 430 फीट लंबे ब्रिज की मरम्मत का काम किया और ये मरम्मत का काम 30 दिन से भी कम समय में कर लिया गया, ठीक है। इसीलिए अभी न्यूज़ में था और इसीलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन बना हुआ है। और इसका उद्घाटन जो है अरुणाचल प्रदेश के CM पेमा खांडू ने इसका उद्घाटन जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया था, ठीक है। और इस ब्रिज का नाम जो है शहीद हंगप्पन दादा के नाम पर इसको रखा गया है, जो कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ में लड़ते हुए शहीद हो गए थे और हंगप्पन दादा को मरणोपरांत अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, CM पेमा खांडू हो जाएंगे। कैपिटल की अगर हम लोग बात करेंगे तो कैपिटल ईटानगर हो जाएगी, ठीक है ना, कैपिटल ईटानगर हो जाएगी। गवर्नर कौन है ये आप लोगों को कमेंट करके नीचे बताना है। नेम दी प्रोग्राम व्हिच वाज लॉन्च्ड बाय द HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ऑन दी दीक्षा पोर्टल। दीक्षा पोर्टल पर मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा लॉन्च किए गए कार्यक्रम का नाम बताइए। लॉन्च किए गए उसका हमको प्रोग्राम का नाम बताना, ठीक है। तो ऑप्शंस आप लोगों के सामने है और इसका जो आंसर हो जाएगा विद्यादान 2.0, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा विद्यादान 2.0। कोविड-19 के दौरान स्टूडेंट्स को ई-लर्निंग कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, कोविड-19 के दौरान स्टूडेंट्स को ई-लर्निंग कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा दीक्षा पोर्टल पर विद्यादान 2.0 प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर बात हुई है रमेश पोखरियाल निशंक की, ये HRD मिनिस्टर हैं, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होगी, इनका लोकसभा क्षेत्र क्या होगा, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे और हम लोग देखेंगे कि अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। व्हिच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड माई बुक माई फ्रेंड कैंपेन ऑन द वर्ल्ड बुक डे। किस मंत्रालय ने विश्व पुस्तक दिवस पर माई बुक माई फ्रेंड अभियान शुरू किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है कि किस मंत्रालय ने माई बुक माई फ्रेंड अभियान शुरू किया है और ये कब शुरू किया गया, विश्व पुस्तक दिवस पर। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, तब तक हम लोग ये जान लेते हैं कि वर्ल्ड बुक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर ये जो बात हो रही है वर्ल्ड बुक डे की, विश्व पुस्तक दिवस की, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 23 अप्रैल को, ठीक है। 23 अप्रैल को हर साल यह दिन जो है सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार भी 23 अप्रैल को यह दिन सेलिब्रेट किया गया था। वर्ल्ड बुक डे जो है ये यूनेस्को द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये जो हमारा दिन सेलिब्रेट किया जाता है इसको जो है यूनेस्को इसको ऑर्गेनाइज करता है और 2020 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में कुआलालंपुर मलेशिया को घोषित किया गया है। 2020 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल कौन है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 2020 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल कौन है, तो कुआलालंपुर मलेशिया जो है इसकी कैपिटल हो जाएगी। और फिलहाल इसका जो आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मिनिस्ट्री ऑफ HRD इसका आंसर हो जाएगा। HRD मंत्रालय ने, HRD मिनिस्ट्री ने विश्व पुस्तक दिवस पर माई बुक माई फ्रेंड नाम से एक जो है कैंपेन लॉन्च किया है। व्हिच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च्ड चीफ मिनिस्टर कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना टू बेनिफिट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड असिस्टेंट्स। किस भारतीय राज्य ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू की है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं और इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। इस स्कीम के तहत में राज्य सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 50 लाख रुपए, ठीक है, 50 लाख रुपए का स्पेशल हेल्थ इंश्योरेंस कवर जो है प्रोवाइड करेगी। और यहाँ पर बात हुई मध्य प्रदेश की, तो सीएम शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे और गवर्नर लालजी टंडन, मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन हो जाएंगे। और मध्य प्रदेश में जो भी नेशनल पार्क्स हैं, आप लोगों को जो भी याद आ रहा है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इसको आप लोग कमेंट करके नीचे बताइए कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं और कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। और हम लोग देखेंगे कि अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। व्हिच एडिशन ऑफ नेशनल मैरीटाइम डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल 5, 2020? 5 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय समुद्री दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया था, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे का कौन सा एडिशन मनाया गया था। तो ये एडिशन हम लोग बाद में जानेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये भी फ्रेम हो सकता था कि नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है, तो ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। नेशनल मैरीटाइम डे जो है ये कब मनाया गया, तो ये 5 अप्रैल को मनाया गया। और इसमें पूछा गया है, क्या गया है कि इस बार 5 अप्रैल 2020 को कौन सा एडिशन मनाया गया, तो 57वां एडिशन मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। इस बार जो है 5 अप्रैल 2020 को नेशनल मैरीटाइम डे का 57वां 57th एडिशन जो है ये सेलिब्रेट किया गया था। और पहली बार ये कब मनाया गया था, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि फर्स्ट टाइम पे नेशनल मैरीटाइम डे कब सेलिब्रेट किया गया था, तो 5 अप्रैल 1964 फर्स्ट टाइम नेशनल मैरीटाइम डे जो है ये 5 अप्रैल 1964 में मनाया गया था। और अगर बात करें वर्ल्ड मैरीटाइम डे की, ध्यान रखना यहाँ पर 2 अंतर हैं, यहाँ पर चीज़ों में अंतर है। ये बात हो रही है नेशनल मैरीटाइम डे की, यानी कि NMD की, ठीक है ना। और अगर हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड मैरीटाइम डे की, तो ये कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड मैरीटाइम डे जो है ये कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड मैरीटाइम डे हर साल सितंबर महीने के लास्ट थर्सडे को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ध्यान रखना, नेशनल मैरीटाइम डे हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है और इस बार 57वां एडिशन मनाया गया। लेकिन अगर वहाँ पर बात हो जाएगी वर्ल्ड मैरीटाइम डे की, नेशनल मैरीटाइम डे और वर्ल्ड मैरीटाइम डे, डिफरेंस आप लोग समझना। नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को और वर्ल्ड मैरीटाइम डे जो है हर साल सितंबर मंथ के लास्ट थर्सडे को ये सेलिब्रेट किया जाता है, लास्ट थर्सडे, ठीक ना। सितंबर मंथ के लास्ट थर्सडे को जो है वर्ल्ड मैरीटाइम डे मनाया जाता है। और 2020 में ये कब मनाया जाएगा, तो 24 सितंबर को। 2020 में भी आने वाले 24 सितंबर को, सितंबर महीने का लास्ट सितंबर होगा और उसी दिन जो है ये लास्ट थर्सडे होगा और उसी दिन ये जो है वर्ल्ड मैरीटाइम डे के रूप में ये सेलिब्रेट किया जाएगा। और अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2020 की थीम क्या होगी, वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2020 की थीम क्या होगी, तो उसकी थीम हो जाएगी सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लेनेट। फिर से सुनिए उसकी थीम क्या होगी, सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लेनेट। सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लेनेट जो है ये वर्ल्ड मैरीटाइम डे की थीम होगी, जो कि 24 सितंबर को भी मनाया जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ डे 2020 है सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट? विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 किस तारीख को मनाया गया, इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे 2020 सेलिब्रेट किया गया था और इसकी थीम क्या थी, सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। फिर से सुनिए आप लोग, वर्ल्ड हेल्थ डे 2020 की थीम क्या थी, सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स, ये जो है वर्ल्ड हेल्थ डे 2020 की थीम थी और यह 7 अप्रैल को मनाया गया था, ठीक है। WHO ने वर्ष 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्सेस एंड मिडवाइफ के नाम में के रूप में इसको घोषित किया है। WHO ने हमारा ये जो वर्ष 2020 चल रहा है इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ के रूप में घोषित किया हुआ है। और ऐसा जो है ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए किया गया है, ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए WHO ने 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ्स के रूप में घोषित किया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 अप्रैल। ये अच्छा क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ डे 2020 ये जो है 7 अप्रैल को ये मनाया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। और देखेंगे कि अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 2020? विश्व हीमोफीलिया दिवस 2020 का विषय क्या है, ठीक है। इसकी थीम बतानी है और इसकी थीम हम लोग बताएं, इसकी थीम हम लोग जाने, इसके पहले ये जान लेते हैं कि वर्ल्ड हीमोफीलिया डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये हर साल 17 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक ना।
हर साल 17 अप्रैल को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार भी 17 अप्रैल को ये दिन जो है सेलिब्रेट किया गया था और उसकी थीम थी गेट प्लस इन्वॉल्व। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। उसकी थीम थी गेट प्लस इन्वॉल्व। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें क्या पूछा गया है। अप्रैल 90 ऑफ एवरी ईयर इज ऑब्जर्व्ड एज व्हिच डे। प्रत्येक वर्ष के 19 अप्रैल को किस दिन के रूप में मनाया जाता है। इसमें पूछा गया है कि हर साल 19 अप्रैल को जो है किस दिन के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड लिवर डे। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। हर साल वर्ल्ड लिवर डे 19 अप्रैल को मनाया जाता है। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड मलेरिया डे 2020। विश्व मलेरिया दिवस 2020 का विषय क्या था। इसमें पूछा गया है कि 2020 में जो वर्ल्ड मलेरिया डे था सेलिब्रेट किया गया उसकी थीम क्या थी। उसकी थीम जाने हम लोग, इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वर्ल्ड मलेरिया डे जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो हर साल 25 अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, हर साल 25 अप्रैल को यह दिन मनाया जाता है और इस बार भी 25 अप्रैल को यह दिन मनाया गया था और इसकी थीम थी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। ऑप्शन नंबर ए। इसकी थीम थी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बन के आ सकता है कि विश्व मलेरिया दिवस वर्ल्ड मलेरिया डे कब से मनाया जाता है। तो ये 2007 से ये मनाया जा रहा है। 2007 में ये पहली बार ये दिन मनाया गया था और उसके बाद में ये लगातार हर साल जो है 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2020। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2020 का विषय क्या है। इसमें पूछा गया है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2020 इसकी थीम क्या है। ठीक है, और इसकी थीम हम लोग जाने इसके पहले ये जानते हैं कि ये मनाया कब जाता है। ठीक है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो है ये हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। ये हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, हर साल 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह दिन मनाया जाता है। इस बार भी 26 अप्रैल को जो है ये दिन मनाया गया था और इसकी थीम थी इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस बार जो है 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे सेलिब्रेट किया गया था। उसकी थीम इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर हो जाएगा। और ये पहली बार कब मनाया जाता है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पहली बार ये 26 अप्रैल 2000 में 26 अप्रैल 2000 में ये पहली बार ये दिन मनाया गया था। और यहाँ पर बात हो रही है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा। अगर हम लोग इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो जेनेवा स्विट्जरलैंड जो है ये इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। जेनेवा स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा और इसका जो आंसर हो जाएगा इसकी थीम हो जाएगी इनोवेट फॉर ए ग्रीन। और 26 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उसमें देखेंगे कि इसमें क्या पूछा गया है। विच टेनिस टूर्नामेंट हैज़ कैंसल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस दिस सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से पहली बार किस टेनिस टूर्नामेंट को रद्द किया गया है। और ये रद्द क्यों किया गया है, ये कोरोना के कारण ये रद्द किया गया है। और इसका जो आंसर होगा इसका आंसर हो जाएगा विंबलडन। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विंबलडन इसका आंसर हो जाएगा। और ये विंबलडन का ये कौन सा एडिशन होता है, 134th। ठीक ना, 134th। तो विंबलडन का 134th एडिशन जो है कोरोना की वजह से रद्द कर दिया गया है। और अगला एडिशन जो है इसका यानी कि 135th एडिशन, अगला एडिशन जो है इसका 11 जुलाई को खेला जाएगा। 28 जून से लेकर 11 जुलाई 2021 के बीच में खेला जाएगा। अगर हम लोग बात करें तो अगला एडिशन कौन सा होगा, 135th एडिशन होगा। और ये कब खेला जाएगा, ठीक है ना, 135th एडिशन जो है कब से कब खेला जाएगा। तो ये जो है 28 जून से लेकर 11 जुलाई, ठीक है, 28 जून से लेकर 11 जुलाई 2021 के बीच में ये खेला जाएगा। और अभी जो ये कैंसिल किया गया ये कौन सा एडिशन था, 134th 34वां एडिशन था विंबलडन का, जो ये कैंसिल कर दिया गया। और ये कब खेला जाना था, इसको कब खेला जाना था, तो ये 29 जून से लेकर जो है ये 13 जुलाई तक इसको होना था। 29 जून से 13 जुलाई 2020 तक, ध्यान रखना 13 जुलाई 2020 तक इसको होना था, लेकिन कोरोना की वजह से इसको कैंसिल कर दिया गया। तो इसका अगला एडिशन यानी कि 135th एडिशन जो है 28 जून से लेकर 11 जुलाई तक जो है 11 जुलाई 2021 तक के बीच में खेला जाएगा। और इसके पहले अगर हम लोग बात करें तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान जो है ये कैंसिल किया गया था। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान 1915 से 1918 3 साल तक जो है ये विंबलडन टेनिस नहीं खेला गया था। ये कब की बात है, ये बात है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की, ये है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पर भी ये कैंसिल किया गया था। ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पर यानी कि 1940 से लेकर 1940 से लेकर 1945 इसके दौरान ये 5 सालों के दौरान में जो है ये विंबलडन टेनिस नहीं हुआ था। ये किस लिए नहीं हुआ था, ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के कारण।
विश्व युद्ध द्वितीय के कारण, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1940 से 1945 के बीच में विंबलडन टेनिस नहीं खेला गया था, और इसके पहले 1915 से 1918 के बीच में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के कारण ये नहीं खेला गया था। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ऐसा पहली बार हो रहा है 2020 में कि जबकि कोरोना के कारण विंबलडन टेनिस जो है ये नहीं खेला गया, ये नहीं खेला जा रहा है। और इस बार जो खेला जाता है 134वां एडिशन होता है, ये कैंसिल कर दिया गया है। अगला एडिशन 135वां एडिशन 28 जून 11 जुलाई से लेकर 28 जून से लेकर 11 जुलाई तक 2021 में खेला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे और देखते हैं कि उसमें क्या पूछा गया है। विच कंट्री विल होस्ट द थर्ड एडिशन ऑफ द एशियन यूथ गेम्स इन 2021? 2021 में कौन सा देश एशियाई युवा खेलों के तीसरे संस्करण की मेजबानी करेगा? और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा चाइना, ऑप्शन नंबर ई, चाइना इसका आंसर हो जाएगा। और ये कब से कब तक खेला जाएगा? तो ये 20 से लेकर 28 नवंबर 20 से लेकर 28 नवंबर 2021, 20 से 28 नवंबर 2021 के बीच में थर्ड एडिशन जो है एशियन यूथ गेम्स का चाइना में खेला जाएगा। कौन सा एडिशन होगा? ये थर्ड एडिशन। कहाँ पर खेला जाएगा? ये चाइना में। क्या खेला जाएगा? एशियन यूथ गेम्स। कब से कब तक खेला जाएगा? 20 से लेकर 28 नवंबर 2021 के बीच में। ठीक है, तो ये सारी जानकारी थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2020 इन नवंबर दिसंबर 2020? ठीक है, नवंबर दिसंबर 2020 में कौन सा देश एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी करने जा रहा है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2020 इन नवंबर दिसंबर 2020? ठीक है, ऑप्शंस आप लोगों के सामने है और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि BFI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर RK सस्ती के अनुसार इसकी घोषणा की गई। उन्होंने बताया, RK सस्ती ने ये बताया कि नवंबर दिसंबर 2020 के दौरान अगर कोरोना की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अगर कोरोना कंट्रोल में रहा, तब जो है एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन नवंबर दिसंबर 2020 के दौरान किया जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इंडिया, ऑप्शन नंबर ए, इंडिया जो है इसको होस्ट करेगी। नेम द पर्सन हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय महाराजा ऑफ बड़ौदा। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय महाराजा ऑफ बड़ौदा नामक पुस्तक लिखी है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उमा बाला सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा उमा बाला सुब्रमण्यम। उमा बाला सुब्रमण्यम ने जो है इस किताब को लिखा हुआ है और इस बुक में, इस किताब में यह बताया गया है कि कैसे एक मराठा किसान का लड़का 13 साल की उम्र में बड़ौदा का राजा बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या पूछा गया है। महमूद जिब्रिल हु पास्ड अवे इन अप्रैल 2020 वाज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ हिज कंट्री। महमूद जिब्रिल जिनका कि अप्रैल 2020 में निधन हो गया, वो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? ठीक है, इसमें पूछा गया है कि अभी महमूद जिब्रिल का निधन हो गया है अप्रैल में, वो कौन से देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लीबिया, ऑप्शन नंबर ई, इसका आंसर हो जाएगा लीबिया। ये लीबिया के प्राइम मिनिस्टर थे और कोरोना की वजह से इनकी डेथ हुई है, कोरोना की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। और यहाँ पर बात हुई है लीबिया की, तो लीबिया की कैपिटल क्या हो जाएगी? तो त्रिपोली जो है ये लीबिया की कैपिटल हो जाएगी। और करेंसी की अगर हम लोग बात करेंगे तो लीबियन दिनार जो है लीबिया की करेंसी हो जाएगी। ठीक है, शांति हीरानंद हु पास्ड अवे इन अप्रैल 2020 इज, शांति हीरानंद जिनका कि अप्रैल 2020 में निधन हो गया, वो क्या थी? उनसे पूछा गया है कि उनका प्रोफेशन क्या था, वो क्या थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, शांति हीरानंद जी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्लासिकल सिंगर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। शांति हीरानंद जो कि क्लासिकल सिंगर थे, इनका भी अप्रैल में निधन हो गया, अप्रैल में इनकी डेथ हो गई। लखनऊ उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। गुरुग्राम हरियाणा, गुरुग्राम हरियाणा में इनकी डेथ हुई और इन्हें जो है पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। और अगर बात करें तो इन्होंने बेगम अख्तर द स्टोरी ऑफ माई अम्मी नाम से एक किताब भी लिखी हुई थी। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि बेगम अख्तर द स्टोरी ऑफ माई अम्मी, ये पुस्तक जो है किताब किसने लिखी थी? तो उस कंडीशन में आंसर हो जाएगा शांति हीरानंद। शांति हीरानंद ने जो है बेगम अख्तर स्टोरी ऑफ माई अम्मी नाम से एक किताब भी लिखी हुई थी। और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लासिकल सिंगर ये थी, इनका कि अप्रैल में भी इनकी डेथ हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द इंडियन वुमेन्स क्रिकेटर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पेप्सिको। उस भारतीय महिला क्रिकेटर का नाम बताइए जिसे पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं और इसका जो आंसर हो जाएगा शेफाली वर्मा, ऑप्शन नंबर सी,
शेफाली वर्मा को पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है भी इनको अपॉइंट किया गया है। और इनसे पहले क्या अभी भी सलमान खान भी पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है ना। सलमान खान के साथ साथ में शेफाली वर्मा को भी जो है पेप्सिको का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ये दोनों लोग जो हैं पेप्सिको के ही ब्रांड एम्बेसडर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच कंट्री हैज होस्टेड द कॉन्फ्रेंस ऑफ द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ सार्क नेशंस? किस देश ने सार्क देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन की मेज़बानी की? इसमें पूछा गया है कि भाई सार्क देशों के जो हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी उसकी मेज़बानी कौन से देश ने की? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान इसका आंसर हो जाएगा। सार्क देशों के हेल्थ मिनिस्टर की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी और इसकी मेज़बानी जो है पाकिस्तान ने की। पाकिस्तान ने इसका ऑर्गेनाइज किया हुआ था। और इंडिया की तरफ से इसमें जो है किसने पार्टिसिपेट किया था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इंडिया की तरफ से एम्स और ICMR के एक्सपर्ट डॉक्टर राजीव गर्ग ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था। और यहाँ पर बात हुई है सार्क देशों की। सार्क देशों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो सार्क देशों का हेडक्वार्टर जो है ये काठमांडू, नेपाल। सार्क देशों का हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हु इज द हेड ऑफ द 7 मेंबर कमेटी फॉर्म्ड बाय द UGC ऑफ MHRD दैट लुक्स आफ्टर द एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर ऑफ स्टूडेंट्स दैट अफेक्टेड ड्यू टू कोविड-19? कोविड-19 के कारण प्रभावित होने वाले छात्रों के परीक्षा और शैक्षणिक कैलेंडर की देखभाल करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का प्रमुख कौन है? इसमें पूछा गया है कि उस समिति का प्रमुख कौन है और ये कमेटी जो है UGC के द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं और इसका आंसर आप लोग देने की कोशिश करिए। फिलहाल इसका आंसर जो हो जाएगा RC कुहाद, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। RC कुहाद जो है इस कमेटी के अध्यक्ष हैं। UGC ने एग्जामिनेशन और ऑनलाइन एजुकेशन के लिए 2 एक्सपर्ट कमेटी गठित की थी। अभी UGC ने एग्जामिनेशंस के लिए और ऑनलाइन एजुकेशन के लिए 2 एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया हुआ था। पहली कमेटी का गठन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के वाइस चांसलर RC कुहद, ये जो ऑप्शन में है जिसका ये आंसर है, RC कुहद की अध्यक्षता में बनाई गई थी। और ये कमेटी जो है एग्जामिनेशन और छात्रों के एकेडमिक कैलेंडर पर काम करेगी। RC कुहद के नेतृत्व में जो ये कमेटी बनाई गई है ये छात्रों के जो है एग्जामिनेशन और उनके एकेडमिक कैलेंडर पर काम करेगी और अपने सुझाव जो है UGC को देगी, ठीक है। इसको अपने सुझाव जो है UGC को देगी। और RC कुहद कौन है? तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के वाइस चांसलर हैं। और दूसरी जो कमेटी बनाई है UGC ने, वो दूसरी कमेटी क्या काम करेगी, उसका अध्यक्ष कौन है? तो दूसरी कमेटी जो है इग्नू के वाइस चांसलर नागेश्वर राव, फिर से सुनिए आप लोग, इग्नू के वाइस चांसलर नागेश्वर राव की अध्यक्षता में दूसरी कमेटी बनाई गई है और ये कमेटी ऑनलाइन एजुकेशन पर काम करेगी। पहली कमेटी जो है एकेडमिक कैलेंडर, एग्जामिनेशन और एकेडमिक कैलेंडर पर काम करेगी। इसके अध्यक्ष जो है RC कुहद हैं। दूसरी कमेटी जो हमारी होगी ये ऑनलाइन एजुकेशन पर काम करेगी और इसके अध्यक्ष नागेश्वर राव हैं, ठीक है। और यहाँ पर बात हुई UGC की, तो UGC का चेयरमैन कौन है? तो धीरेन्द्र पाल सिंह, ठीक है ना, DP सिंह, धीरेन्द्र पाल सिंह जो है ये UGC के चेयरमैन हो जाएंगे। और UGC ने 2 कमेटियां बनाई, दोनों कमेटी के आप लोगों को मैंने बता दिया क्या क्या काम है और कौन कौन से उनके अध्यक्ष होंगे, कौन कौन से उन कमेटी के हेड होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखते हैं कि उसमें क्या पूछा गया है। विच स्टेट बिकम्स द फर्स्ट इंडियन स्टेट दैट हैज सॉफ्टवेयर बेस्ड इन हाउस वर्चुअल कोर्ट फैसिलिटी? कौन सा राज्य पहला भारतीय राज्य बन गया है जिसके पास में सॉफ्टवेयर आधारित इन हाउस वर्चुअल कोर्ट की सुविधा है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने है और इसमें पूछा गया है कि इंडिया के उस पहले राज्य का नाम बताइए जिसके अंतर्गत जिसने वर्चुअल कोर्ट को जो है स्थापित किया, जिसके पास वर्चुअल कोर्ट है। वहाँ पर आप लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप लोगों की सुनवाई की जा सकती है मुकदमों की। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। वर्चुअल कोर्ट की सुविधा रखने वाला जो है ये उत्तर प्रदेश जो है इंडिया का पहला राज्य बन गया है। इसका आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। विच कंट्री बिकम्स द वर्ल्ड्स मोस्ट डिजिटली स्किलफुल कंट्री एज पर द गार्टनर 2019 डिजिटल वर्क प्लेस सर्वे? गार्टनर 2019 डिजिटल वर्क प्लेस सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश डिजिटल रूप से विश्व का सबसे कुशल देश बन गया है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने है और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। ऑप्शन नंबर बी, इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। इंडिया टॉप पर है, इंडिया फर्स्ट रैंक पर है। डिजिटली स्किलफुल कंट्री की अगर हम लोग रैंकिंग की बात करेंगे तो इंडिया सबसे वन पर है, फर्स्ट रैंक पर है। और सेकंड नंबर पर कौन है? अगर हम लोग सेकंड रैंक की बात करें तो यूके
इस सर्वेक्षण के अनुसार सेकंड रैंक पर यूके है और थर्ड रैंक पर जो है यूएसए है। डिजिटली स्किलफुल के मामले में इंडिया फर्स्ट रैंक पर, यूके जो है सेकंड रैंक पर और यूएसए जो है ये थर्ड रैंक पर है। और ये सर्वे जो है जनरेशन जेड के एज ग्रुप के लोगों में किया गया है। अब जनरेशन जेड क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो 1995 से लेकर 1995 से लेकर 2019 के बीच में जो भी लोग पैदा हुए हैं, जिन लोगों का जन्म हुआ है, वो सभी लोग जनरेशन जेड के अंतर्गत आते हैं। और इन्हीं लोगों के बीच में ये सर्वे किया गया है जिसमें ये पाया गया कि इंडिया जो है डिजिटली इन लोगों के बीच में जो है इतने टाइम पे जो लोग पैदा हुए थे, जिनका जन्म हुआ था, उसमें इंडिया सबसे ज़्यादा डिजिटली स्किल है। उसके बाद में सेकेंड नंबर पर यूके है और थर्ड नंबर पर यूएसए है। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें गार्टनर की, तो ये जिसने ये सर्वेक्षण जो है ये सर्वे पब्लिश किया था, तो ये एक यूएस बेस्ड रिसर्च एंड एडवाइजरी कंपनी है। यूएस बेस्ड रिसर्च एंड एडवाइजरी कंपनी है जिसने डिजिटल वर्क प्लेस सर्वे अभी किया हुआ है, जिसके अनुसार ये रैंकिंग आई हुई है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच कंपनी हैज़ एक्वायर्ड ए 100% स्टेक इन GMR कमलंगा एनर्जी लिमिटेड? किस कंपनी ने GMR कमलंगा एनर्जी लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने है और इसका जो आंसर होगा JSW एनर्जी लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा JSW एनर्जी लिमिटेड। और अगर हम लोग बात करें JSW की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? तो JSW का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। विच इंडियन मल्टीनेशनल मोटर कंपनी हैज़ एक्वायर्ड 122 ईयर ओल्ड आइकॉनिक ब्रिटिश कंपनी नॉर्टन मोटरसाइकिल यूके लिमिटेड फॉर दी 153 करोड़ रुपीज़ 153 करोड़? किस भारतीय बहुराष्ट्रीय मोटर कंपनी ने 153 करोड़ रुपए, ये वैल्यू आप लोग याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, 153 करोड़ रुपए में 122 साल पुरानी प्रतिष्ठित ब्रिटिश कंपनी नॉर्टन मोटरसाइकिल यूके लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। ठीक है। इसमें पूछा गया कि किस भारतीय एमएनसी ने, मोटर कंपनी ने 153 करोड़ रुपए में 153 करोड़ रुपए में 122 साल पुरानी ब्रिटिश कंपनी नॉर्टन मोटरसाइकिल का अधिग्रहण किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा टीवीएस मोटर्स, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए टीवीएस मोटर्स इसका आंसर हो जाएगा। और टीवीएस मोटर्स के अगर हम लोग हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो चेन्नई जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच मल्टीलिंगुअल साइंस कम्युनिकेशन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार ने कौन सी बहुभाषी विज्ञान संचार पहल शुरू की है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने है और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा कोविड ज्ञान, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कोविड ज्ञान इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं इस इनिशिएटिव में, इसमें जो है ये बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं जिसके माध्यम से लोग डायरेक्टली साइंटिस्ट से बात कर सकते हैं। उनके रिकॉर्डेड वीडियोस और पॉडकास्ट के माध्यम से सही इन्फॉर्मेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। इस इनिशिएटिव के द्वारा कोविड-19 के लिए साइंटिस्ट ने जो भी रिसर्च किए हैं, जो भी जानकारियाँ उन्होंने कलेक्ट की हैं तरह तरह के रिसर्च से, उसको जो है एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर लोगों को प्रोवाइड कराना इसका मेन उद्देश्य है। और ये इनिशिएटिव जो है ये टाटा इंस्टीट्यूट और IISc बेंगलुरु का इनिशिएटिव है। क्वेश्चन ये भी बन के आ सकता है कि कोविड ज्ञान ये किसका इनिशिएटिव है, कौन सी कंपनी ने इसके लिए इनिशिएटिव लिया? तो टाटा इंस्टीट्यूट और IISc बेंगलुरु का इनिशिएटिव है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच ऐप बिकम्स द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ऐप टू रीच 50 मिलियन डाउनलोड्स इन 13 डेज? कौन सा ऐप 13 दिनों में दुनिया में सबसे तेज़ी से 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला ऐप बन गया है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। इसमें पूछा गया है कि सिर्फ और सिर्फ 13 दिनों में 50 मिलियन डाउनलोड के साथ में कौन सा ऐप है जो दुनिया का सबसे तेज़ डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया है? और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आरोग्य सेतु, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आरोग्य सेतु ऐप हो जाएगा। और ये लॉन्च होने के महज 13 दिनों के अंदर 50 मिलियन डाउनलोड्स, यानी कि लगभग 5 करोड़ डाउनलोड इसका हो गया है। और ये दुनिया का सबसे तेज़ डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया। ठीक है। और ये जो है आरोग्य सेतु ऐप जो है ये NIC के द्वारा ये डेवलप किया गया है। इस ऐप को NIC ने इसको डेवलप किया है। और अगर आप लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो इस ऐप को बिल्कुल और ज़रूर तरीके से आप लोग इसको डाउनलोड करिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। तो आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेम द ट्रांसपोर्ट एग्रीगेटर ऐप व्हिच वाज लॉन्च्ड बाय द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर फॉर द फार्मर्स? तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किसानों के लिए शुरू किए गए ट्रांसपोर्ट एग्रीगेटर ऐप का नाम बताइए। इसमें पूछा गया है कि उस ऐप का क्या नाम है।
जिसको यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के लिए लॉन्च किया हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा किसान रथ, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी किसान रथ इसका आंसर हो जाएगा। किसान रथ ऐप जो है ये किसान का अपना वाहन टैगलाइन के साथ में लॉन्च किया गया है। किसान रथ जो है ये ऐप, ये कौन से टैगलाइन के साथ में लॉन्च किया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, किसान का अपना वाहन, किसान का अपना वाहन टैगलाइन के साथ में किसान रथ ऐप एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च किया गया था। और यह ऐप जो है NIC द्वारा यह डेवलप किया गया, ठीक है, NIC द्वारा यह ऐप जो है डेवलप किया गया है। और फसलों के मूवमेंट के लिए यह ऐप लॉन्च किया गया हुआ है। अभी फसल कटाई का समय चल रहा है, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए जो है गेहूं वगैरह की फसल कटी हुई है, तो उसको मूवमेंट के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाई जा सके, उसको बेचा जा सके, इन सारी चीज़ों के लिए जो है ये ऐप जो है सरकार ने लॉन्च किया हुआ है। और इसके तहत में 5 लाख ट्रक, ठीक है, 5 लाख ट्रक्स और 20,000 ट्रैक्टर्स और 20,000 ट्रैक्टर्स को जो है इस ऐप के साथ में जोड़ा गया है। इस ऐप के साथ में 5 लाख ट्रक और 20,000 ट्रैक्टर्स को कनेक्ट कर दिया गया है, जिससे कि किसानों की फसलों का जो है मूवमेंट आसानी से हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या बोला गया है। व्हिच एडिशन ऑफ CRPF वॉलियर डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 9 अप्रैल 2020? 9 अप्रैल 2020 को CRPF शौर्य दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया है। इसमें पूछा गया है कि 9 अप्रैल 2020 को CRPF शौर्य दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया। तो ध्यान रखना, एक चीज़ ये भी क्लियर हो रही है कि 9 अप्रैल को कौन सा दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि 9 अप्रैल को कौन सा दिन मनाया गया था या बनाया जाता है, या फिर CRPF शौर्य दिवस कब मनाया जाता है। तो ऐसे केस में आप लोग याद रखिएगा कि 9 अप्रैल को जो है CRPF शौर्य दिवस ये मनाया जाता है हर साल, ठीक है, हर साल 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस मनाया जाता है। और इस बार 9 अप्रैल 2020 को CRPF शौर्य दिवस का 55वां एडिशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, 55वां एडिशन ये मनाया गया था। और अगर हम लोग बात करें DG CRPF की, ठीक है ना, CRPF का DG कौन है, तो AP माहेश्वरी जो हैं ये CRPF के DG हो जाएंगे। AP माहेश्वरी ये CRPF के DG हो जाएंगे। और अगर हम लोग CRPF के हेडक्वार्टर की बात करेंगे, न्यू दिल्ली जो है CRPF का हेडक्वार्टर हो जाएगा। और अगर हम लोग मोटो की बात करेंगे, CRPF का मोटो क्या है, तो सर्विस एंड लॉयल्टी, ठीक है ना, सर्विस एंड लॉयल्टी जो है ये CRPF का मोटो हो जाएगा, ठीक। अगला और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस वीडियो का। नेशनल पेट डे 2020 हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? नेशनल पेट डे 2020 किस तारीख को मनाया गया? ऑप्शंस आप लोगों के सामने है और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 11 अप्रैल। ऑप्शन नंबर ए 11 अप्रैल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने अप्रैल मंथ के टॉप 100 करंट अफेयर्स कंप्लीटली कवर कर लिए हैं। हम लोग एक सीरीज चलाते हैं जहां पर हम लोग हर महीने की टॉप 100 करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं MCQ के फॉर्म में, और उसी महीने की हर महीने की हम लोग बैंकिंग एंड फाइनेंस अवेयरनेस का भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। इसकी सबकी PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, हमारे फेसबुक ग्रुप पर, या फिर व्हाट्सअप पर, इंस्टा पर, सारा लिंक, सारा कुछ आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से भी आप लोग जाकर इन सारी चीज़ों की PDF ले सकते हैं। इसके पहले पार्ट 1 हम लोगों ने डिस्कस किया था अप्रैल का टॉप 100 करंट अफेयर्स की जो हमारी सीरीज चल रही है, उसमें अभी हम लोगों ने अप्रैल मंथ का पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था, जहाँ पर हम लोगों ने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। और आज हम लोगों ने जो है 50 क्वेश्चन, अगले 50 क्वेश्चन जो है यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लोग जाकर उस पार्ट 1 को देख सकते हैं। सबकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी पार्ट 1 का लिंक दे दिया जाएगा। उसके साथ साथ में ये भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि प्लेलिस्ट बन गई, आप लोग जहाँ जाकर वहाँ पर उन सारी चीज़ों को खोज सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। थोड़ा बहुत मोटिवेशन जैसे आप लोगों को चाहिए होता, थोड़ा बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत हमें भी होती है। हमें भी लगना चाहिए कि अगर हम लोग, मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप लोगों को कुछ इसका फ़ायदा मिल रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको शेयर करने की कोशिश करिए। और कोई भी डाउट है अगर आप लोगों का, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्या डाउट है, क्या चीज़ें हैं। और अगर आप लोग इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।